हेलो जी। आज हम बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के उस सिस्टम के बारे में जिसके बिना आपका कोई बाथरूम ब्रेक पॉसिबल नहीं हो पाएगा और जिसके बिना आपकी बॉडी में टॉक्सिक्स एक्यूमुलेट होते रहेंगे और अल्टीमेटली इस तरीके से आप निकल लोगे। तो थैंक्स टू दिस सिस्टम कि क्लासरूम में बोरिंग लेक्चर के बीच में ये आपको बाहर जाने का मौका दे पाता है और आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिक्स रिमूव करके आपको ये जिंदा रखता है। तो ये सिस्टम है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी एक्सक्रीशन नहीं, ये वाला एक्सक्रीशन नहीं, ये डिपार्टमेंट स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का है। हम बात करेंगे मेटाबॉलिक वेस्ट की। ये क्या है पूरा आगे डिटेल में देखेंगे। तो एक्सक्रीशन में हमें बेसिकली 4 चीज़ों के बारे में देखना है। पहला, पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम किससे बना है, क्या उसका फंक्शन है। दूसरा, किडनी, पूरा किडनी डिटेल में देखेंगे। किडनी में आपका नेफ्रॉन क्या फंक्शन कर रहा है, किस चीज़ को फिल्टर कर रहा है, कैसे फिल्टर कर पा रहा है। एंड तीसरा वो सिस्टम या प्रोसेस कि जब अगर आपकी किडनी ख़राब हो जाती है या फिर अगर आप उसे बेच देते हो आईफोन या बाइक लेने के लिए 11th-12th क्लास के अंदर, तो फिर भी आपकी बॉडी से टॉक्सिक्स जो हैं वो आपके रिमूव होते रहेंगे। सॉरी फॉर द लेम जोक। वो प्रोसेस है आपका डायलिसिस, यानी डायलिसिस के बारे में हम देखेंगे पूरा। देन फोर्थ है आपका एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। क्या प्लांट्स को भी एक्सक्रीशन की ज़रूरत होती है? अगर होती है तो वो कैसे एक्सक्रीट करते हैं अपने मटेरियल्स को। तो ये सारा हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। माइंड को करो अपना यहाँ पे फोकस एंड लेट्स बिगिन। Do it, make it. प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। इसको जूम कर लेते हैं और देखो क्या सिंपल सी डेफिनेशन है। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग या प्रोसेस ऑफ रिमूवल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी बॉडी से जब मेटाबॉलिक वेस्ट को हम बाहर निकाल देंगे, रिलीज कर देंगे, दैट इज़ योर एक्सक्रीशन। डेफिनेशन सिंपल सी है लेकिन एक कॉम्प्लेक्स वर्ड इसके अंदर है, वो है आपका मेटाबॉलिक वेस्ट। ये मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है? तो मेटाबॉलिक वेस्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है। और मेटाबॉलिक प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये 2 प्रोसेस। सामने देखो, ऊपर से देखेंगे बस, ताकि बस आप फैमिलियर हो जाओ कि इन टर्म्स के साथ कि हाँ ये भी टर्म्स हैं कि मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है, कैटाबॉलिक क्या है, एनाबॉलिक क्या है। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन देखो क्या कह रही है। कैटाबॉलिक, the large complex molecules in the body are broken down into smaller simpler one। ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स छोटे में ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ये हो गया कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में क्या कह रहा है? द प्रोसेस इन विच स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स आर बिल्ड अप इनटू द लार्जर कॉम्प्लेक्स, यानी इसमें वही छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर बड़े मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ये एक दूसरे का रिवर्स लग रहा है ना। कैटाबॉलिक में डेफिनेशन कह रही है कि आपके पास एक लार्ज कॉम्प्लेक्स है और वो आपका ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें? स्मॉलर कॉम्प्लेक्स के अंदर, इस तरीके से। और जब ब्रेक डाउन होगा स्मॉलर कॉम्प्लेक्स के अंदर तो इसके अंदर एनर्जी जो है वो आपकी रिलीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है रेस्पिरेशन में, यानी ग्लूकोज आपका ब्रेक डाउन हो जाता है और आपको एटीपी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, यानी ग्लूकोज जो आपका मॉलिक्यूल है वो आपका ब्रेक डाउन हो गया, तो वो क्या हो गया? कैटाबॉलिक प्रोसेस हो गया। तो कैटाबॉलिक ऐसे ध्यान रखो, सी से कैटाबॉलिक एंड सी से कट, यानी कट करना, उसको छोटे छोटे में बांट देना। अब एनाबॉलिक, एनाबॉलिक में क्या हो रहा है? वही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या छोटे छोटे कंपाउंड, छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स जब एनर्जी के साथ कंबाइन किए जाते हैं तो वो एक बड़ा कंपाउंड बना लेते हैं। तो इसमें रिवर्स हो रहा है, इसमें बड़ा कंपाउंड ब्रेक डाउन होकर छोटे कंपाउंड बना रहा था और एनर्जी रिलीज हो रही थी। इसमें छोटे कंपाउंड कंबाइन हो रहे हैं एनर्जी के साथ और एक बड़ा कंपाउंड आपका बना रहे हैं। तो ये हो गया आपका एनाबॉलिक प्रोसेस। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं ये है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन आपका ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें? अमीनो एसिड्स के अंदर। और अब अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं एनर्जी के साथ और आपके क्या बन रहे हैं? ये पॉलीपेप्टाइड्स, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स, यानी लार्ज चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो क्लियर है कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या हो रहा है? चीज़ें कट हो रही हैं। और एनाबॉलिक, अच्छा एनाबॉलिक को ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ए से एनाबॉलिक, ए से ऐड, यानी चीज़ें उसमें जुड़ के एक बड़ा बन रही है। कैटाबॉलिक में कट, एनाबॉलिक में ऐड। इसमें आपके बड़ा कॉम्प्लेक्स छोटे में हो रहा है, इसमें छोटा आपका बड़े में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है और इसमें आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। एग्जांपल्स आपका प्रोटीन वाला हो गया इसमें कैटाबॉलिक का, या रेस्पिरेशन आपके कैटाबॉलिक प्रोसेस है। और अमीनो एसिड्स आपका पॉलीपेप्टाइड्स बन रहे हैं आपके, ये आपका क्या हो गया? एनाबॉलिक हो गया। क्लियर है कैटाबॉलिक एनाबॉलिक। अब देखो मेटाबॉलिक। अब मेटाबॉलिक का मतलब क्या हुआ? द सम ऑफ होल रिएक्शंस दैट अकर थ्रू आउट द बॉडी, यानी जब कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों प्रोसेसेस आपकी बॉडी में साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, यानी जुड़ने का काम और टूटने का काम,
बॉडी में दोनों एक साथ हो रहे हैं। वो रिएक्शन जिसमें आपकी चीज़ें बन रही हैं, जुड़ रही हैं, बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो रिएक्शन जिसमें आपकी बॉडी के अंदर चीज़ें ब्रेक डाउन हो रही हैं। जब ये दोनों रिएक्शंस कैटाबॉलिक एनाबॉलिक बॉडी के अंदर साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, वो हमेशा होते रहते हैं, एक साथ अगर होते हैं, तो उसी को ऑन द होल हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक बोलते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। आपने सुना भी होगा लेमन्स टर्म्स में वो बोलते हैं कि भाई तुम्हारा मेटाबॉलिज्म बड़ा स्ट्रॉन्ग है, या तुम्हारा मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत वीक हो गया है। तो ये मेटाबॉलिज्म जो स्ट्रॉन्ग है, मेटाबॉलिज्म जो वीक है, इट मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर की जो रिएक्शंस है, जुड़ने की, चीज़ें बनाने की या चीज़ें ब्रेक डाउन करने की, वो क्या हो गया? प्रोसेस स्लो हो गया है। तो मेटाबॉलिक समझ आया क्या है? तो क्या होता है कि जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं तो आपके एक यूज़फुल कंपाउंड बनते हैं और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि बॉडी में यूज़फुल नहीं होते। तो वही अनयूज़फुल कंपाउंड जो बॉडी से बाहर जा रहे हैं, इन्हीं मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अनयूज़फुल कंपाउंड जो बॉडी से बाहर जा रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? एक्सक्रीशन बोल रहे हैं। तो अब डेफिनेशन दोबारा देखो, द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी वो प्रोसेस जिसके अंदर जो बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और उन केमिकल रिएक्शंस का जो वेस्ट है, जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो जब बॉडी से बाहर जा रहे हैं, तो वो सारा जो प्रोसेस है वो क्या है? आपका एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिक वेस्ट वो है आपका, और वो बॉडी से बाहर जाएगा। क्लियर है एक्सक्रीशन? अब इस एक्सक्रीशन में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, एक बार वो देख लीजिए। ये ऑर्गन जो है आपके एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व है, स्किन, किडनी एंड लंग्स। किडनी ये क्या एक्सक्रीट कर रही है? यूरिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। लंग्स ये क्या एक्सक्रीट कर रहे हैं? ये एक्सक्रीट कर रहे हैं CO2, जो रेस्पिरेशन का बायो प्रोडक्ट है। ये हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, ATP बनती है और CO2 रिलीज होती है। तो जो ये CO2 है ये हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, इसलिए ये बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है और ये केमिकल रिएक्शंस का बाय प्रोडक्ट है, तो इसलिए मेटाबॉलिक वेस्ट है। इसलिए CO2 कौन रिलीज कर रहा है? लंग्स। देन स्किन, स्किन क्या एक्सक्रीट कर रही है? स्किन एक्सक्रीट करती है सॉल्ट इन वाटर। जो हमारी बॉडी में एक्सेस सॉल्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो ऑर्गन्स कौन कौन से हो गए? 3 मेन ऑर्गन्स हमारे पास है, स्किन, किडनी एंड लंग्स। स्किन स्वेट जिसमें से सॉल्ट जाता है, किडनी यूरिन जिसमें यूरिया आपका बाहर जा रहा है, और लंग्स गैस या एयर जिसके अंदर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, ये एक्सक्रीशन है, इजेशन नहीं है। इजेशन का मतलब होता है कि जब बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर जा रहा है। एक्सक्रीशन के अंदर क्या बाहर जा रहा है? मेटाबॉलिक वेस्ट। फूड से इसका लेना देना नहीं है, इसका लेना देना किससे है? केमिकल रिएक्शंस, जो बॉडी में रिएक्शंस हो रही है उनका जो वेस्ट है, जब वो बॉडी से बाहर जा रहा है। समझे? ये आपका डायग्राम हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम का पूरा, इसको हम कलर कर लेते हैं। ये हमारा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। पहले एक बार इनके पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं, किन किन चीज़ों से बना हुआ है, और उसके बाद इनके फंक्शंस देखेंगे। बेसिकली आपकी बॉडी में एक मेन होती है और एक मेन आर्टरी होती है। तो जो मेन है उसको बोलते हैं वीना कावा, और जो मेन आर्टरी होती है उसको बोलते हैं अरोटा। अरोटा से ही फर्दर आर्टरीज ब्रांच होती है, और वीना कावा से ही फर्दर जो वेन्स है वो आपकी ब्रांच होती है। तो ये आपकी वही वीना कावा है। अब वीना कावा की नीचे की तरफ है आपकी बॉडी में, तो ये है आपकी इन्फीरियर वीना कावा, और ये आपका अगेन अरोटा नीचे की तरफ है आपकी बॉडी में, तो ये आपकी एब्डोमिनल अरोटा और इन्फीरियर वीना कावा, ये दोनों हो गए। देन थर्ड, फिर इस अरोटा से जो आपकी किडनी की तरफ आर्टरीज जा रही हैं उसको हम बोलेंगे रीनल आर्टरी। रीनल वर्ड जहाँ भी आए, रीनल का मीन्स रिलेटेड टू किडनी, तो वो आर्टरी जो किडनी के अंदर जा रही है दैट इज़ रीनल आर्टरी, और वो वेन्स जो किडनी के अंदर जा रही हैं दैट इज़ योर रीनल वेन्स। देन फिफ्थ इज किडनी, जो आपको दिख रही है बीन शेप में है, किडनी बीन शेप की होती हैं आपकी। मेन जो पूरा एक्सक्रीशन है उसमें जो काम है वो इन किडनीज का ही है, यही सारा फिल्टर करेंगे। फिर किडनी में जब ब्लड आपका फिल्टर हो जाएगा, अब ये 2 ट्यूब्स हैं आपकी, इनसे वो बाहर आएगा, ये है आपकी यूरेटर, और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर ये है आपका ब्लैडर। देन ये आपका पैसेज है जहाँ से यूरिन आपका फाइनली बॉडी से बाहर जाएगा, यूरेथ्रा। तो ये 8 पार्ट्स हैं हमारे पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम का। पहला एब्डोमिनल अरोटा, दूसरा आपका इन्फीरियर वीना कावा, तीसरा रीनल आर्टरी, देन फोर्थ रीनल वेन, फिफ्थ इज योर किडनी, 6 यूरेटर, 7 ब्लैडर एंड 8th यूरेथ्रा।
सो द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ दीज 8 पार्ट्स। क्लियर है इनकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से जॉइंट है, कैसे हैं ये। अब इनके देखते हैं कि करके फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शन देखते हैं हम अरोटा का। अरोटा का क्या काम है? अरोटा का काम है कि इम्प्योर ब्लड को किडनी के पास लेकर आना। लेकिन अरोटा तो आप कहोगे यार मेन आर्टरी है, आर्टरीज के अंदर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है। बिल्कुल सही बात है, आर्टरीज के अंदर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्लड आपका प्योर भी हो। तो आर्टरीज के अंदर बेशक ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन साथ के साथ इसके अंदर यूरिया भी है, सॉल्ट भी है, एक्सेस वाटर भी है। तो ये सारा इसको भी प्योरीफाई करने के लिए वो कहाँ पर लेकर आएगा? किडनी के पास। तो अरोटा से ब्लड आएगा रीनल आर्टरीज के अंदर, ये आपकी रीनल आर्टरीज हैं, और रीनल आर्टरी से किस में जाएगा? किडनी के अंदर। तो अरोटा का फंक्शन क्लियर है। अरोटा के साथ साथ हमने देखा रीनल आर्टरी का फंक्शन। रीनल आर्टरी का काम क्या है? अरोटा से किडनी तक इम्प्योर ब्लड को लेकर आना। ये क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट रोल देखो इसका, ये कौन है? ये है आपका वीना कावा। वीना कावा कौन सा? इन्फीरियर वीना कावा, क्योंकि ये नीचे की तरफ है। का काम क्या है कि प्योरीफिकेशन के बाद जो भी ब्लड आएगा वो आपका वापस से बॉडी के अंदर चला जाएगा। ये 2 ब्रांच जो आपके निकली हुई हैं, ये है रीनल वेन। रीनल वेन क्या करेंगे कि किडनी ने ब्लड को प्योरीफाई किया, प्योरीफाई होने के बाद जो ब्लड है वो रीनल वेन के जरिए किडनी से बाहर आएगा, वीना कावा से मिलेगा, और वीना कावा इसको बॉडी के अंदर ले जाएगी। अब इन दोनों का फंक्शन साथ में देखो। जो एब्डोमिनल अरोटा थी वो आपका इम्प्योर ब्लड लेकर आई और कहाँ पे ले गई? रीनल आर्टरीज के जरिए किडनी के अंदर। फिर किडनी ने अपना जो भी काम है वो सारा किया, फिल्टर वगैरह का सब कुछ सेपरेट वगैरह किया, यूरिया वगैरह को, ब्लड को कर दिया प्योरीफाई, और वो प्योरीफाई ब्लड फिर वापस से रीनल वेन के जरिए किस में आ जाएगा? वीना कावा के अंदर, इन्फीरियर वीना कावा के अंदर। तो एक इम्प्योर ब्लड को लेकर जा रही है और एक प्योर ब्लड को लेकर आ रही है। अब ये 2 किडनीज, ये दोनों किडनीज का काम है प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड एंड सेपरेशन ऑफ यूरिया, एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द ब्लड। इसका पूरा हमें डिटेल में देखना है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि नेफ्रॉन है जो सारा काम कर रहा है। वो कौन कर रहा है? नेफ्रॉन कर रहा है। नेफ्रॉन का पूरा अभी थोड़ी देर में बस पूरा डिटेल में जानेंगे कि फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन कैसे है, वो कैसे सारा चीज़ फिल्टर कर रहा है। फिलहाल अभी किडनी का काम क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम के हिसाब से अगर हम बात करें तो किडनी का काम क्या है? सिर्फ प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड और सेपरेशन ऑफ यूरिया, एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द ब्लड। अब तीनों के फंक्शन एक साथ देख लेते हैं। अरोटा से ब्लड आया रीनल आर्टरी के अंदर, रीनल आर्टरी से इम्प्योर ब्लड गया किडनी के अंदर, किडनी ने किया इसको प्योरीफाई होने के बाद प्योरीफाइड ब्लड आपका रीनल वेन के जरिए वापस से वीना कावा से, वीना कावा से बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गई ब्लड की सर्कुलेशन। इम्प्योर ब्लड आया, फिल्टर हुआ और प्योर ब्लड चला गया। तो अब जो इम्प्योरिटीज इसके अंदर है वो कहाँ जाएंगी? वो किडनी से आएगी इसके अंदर। दोनों तरफ है किडनी, दोनों तरफ से ट्यूब आपकी आ रही है, इसको हम बोलेंगे यूरेटर। तो इन दोनों यूरेटर के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ है, इम्प्योरिटीज़ क्या? यूरिया, सॉल्ट, वाटर, यानी यूरिन, वो आपका इन दोनों ट्यूब्स के जरिए, यूरेटर के जरिए किस में आ जाएगा? ब्लैडर के अंदर। ब्लैडर आपका बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपका यूरिन जो है वो स्टोर रहता है, और बाय द टाइम जब ये हैवी हो जाएगा तो फिर यूरेथ्रा के जरिए ये आपका बाहर पास आउट हो जाएगा। अब लास्ट टाइम एक बार सबका फंक्शन देख लेते हैं। अरोटा इम्प्योर ब्लड कैरी करेगा, रीनल आर्टरी के जरिए इम्प्योर ब्लड जाएगा आपका किडनी के अंदर। किडनी क्या करेगी? प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड में से यूरिया, सॉल्ट और वाटर को सेपरेट करेगी, और जो प्योरीफाइड ब्लड है रीनल वेन के जरिए आपका वीना कावा के अंदर चला जाएगा फिर बॉडी में वापस। और जो अब इम्प्योरिटीज़ रह गई हैं वो आपकी यूरेटर के जरिए किस में आएंगी? ब्लैडर में। ब्लैडर में यूरिन आपका स्टोर रहेगा और फिर बाय द टाइम यूरेथ्रा से पास आउट हो जाएगा। तो ये है ऑन दी होल एक्सक्रीटरी सिस्टम का पूरा फंक्शन। इसमें जनरली क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ जाएंगे कि आपको डायग्राम दे दिया जाएगा और आपको 1 2 3 करके आपको दे दिया, जैसे कि इस तरीके से आपको नंबर दे देंगे, आपको बोलेंगे भाई इनके फंक्शंस बताओ, क्या क्या फंक्शन को बोल दिया। 4th का बताओ, तो 4th है यूरेटर। यूरेटर का काम क्या है कि इट कनेक्ट्स किडनी टू द ब्लैडर एंड ब्रिंग्स यूरिन फ्रॉम द किडनी टू दी ब्लैडर। और फिर इसका बोल दिया फर्स्ट किडनी का काम क्या है, तो जाहिर सी बात है प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड का, सेपरेशन ऑफ यूरिया, वाटर एंड एक्सेस सॉल्ट। या बोल दिया 6th, इसका फंक्शन बताओ, तो ये क्या आपका यूरेथ्रा है, यूरिन पास आउट फ्रॉम दी यूरेथ्रा। या 5th बोल दिया, 5th का फंक्शन बताओ, तो 5th क्या है? ब्लैडर इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर्स यूरिन। या बोला 3rd का फंक्शन बताओ, 3rd क्या है आपका? रीनल वेन। रीनल वेन का काम क्या है? to bring purified blood from the kidney to the vena cava, या to bring back purified blood from the kidney to the body।
नेफ्रॉन तक जाने के लिए हमें करना पड़ेगा किडनी को डायसेक्ट। तो इसको हम खोल देते हैं और देखते हैं अंदर क्या आता है। तो किडनी के डायसेक्शन के बाद हमें मिलेगा अंदर ये, अंदर से किडनी कुछ इस तरीके से आपकी दिखेगी। जैसे इसमें आप देख सकते हो, ये आपके रीनल आर्टरी है जहाँ से आपका इम्प्योर ब्लड किडनी के अंदर एंटर करेगा। ये आपके रीनल वेन जहाँ से प्योरीफिकेशन होने के बाद ब्लड जो है किडनी से बाहर जाएगा। ये आपका रीनल पेल्विस, ये जो आपका येलो वाला आप देख रहे हो, ये आपका रीनल पेल्विस है। जितने भी आपके यूरिन कलेक्टिंग डक्ट है वो आपका इससे कनेक्ट होंगे पेल्विस से, और फिर पेल्विस से फर्दर यूरेटर से और देन ब्लैडर। ठीक है, तो पेल्विस आपका फनल की तरह काम कर रहा है, जिसके अंदर जितने भी डक्ट हैं आपकी यूरिन कलेक्टिंग डक्ट है वो आपके इससे कनेक्ट होंगे। देन रीनल कॉर्टेक्स, ये जो आपका रीजन है ये आपका सारा रीनल कॉर्टेक्स है, और ये वाला रीजन जो है ये आपका रीनल मेड्यूला है। नेफ्रॉन जो होते हैं वो कॉर्टेक्स और मेड्यूला के अंदर ही फाउंड होते हैं। किस तरीके से, जैसे कि ये थोड़ा सा इसको हमने जूम कर दिया तो आप यहाँ देखो, ये आपका कॉर्टेक्स वाला रीजन है और ये आपका मेड्यूला वाला रीजन है। तो नेफ्रॉन को आप देखो तो दोनों में ये आपका आ रहा है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे सर्कल, ये है आपका हीलम। हीलम क्या होता है? गेटवे। गेटवे है आपका जहाँ से सारी आपकी वेन्स, आर्टरीज और नर्व्स वगैरह किडनी के एंटर हो रही हैं या बाहर जा रही हैं। तो ये पूरा एक गेटवे की तरह काम करता है आपका हीलम। अब इस कॉर्टेक्स और मेड्यूला को एनलार्ज करते हैं। तो ये है किडनी के इनर पार्ट का एनलार्ज व्यू, जहाँ पे एक्चुअल में नेफ्रॉन आपका फाउंड किया जाता है। ये जो रीजन है ये है आपका कॉर्टेक्स, और ये वाला जो रीजन है वो है आपका रीनल मेड्यूला। बायोलॉजी में कॉर्टेक्स का हमेशा मतलब होता है आउटर मोस्ट, और मेड्यूला होता है आपका बिल्कुल इनर मोस्ट पार्ट या लेयर। अंदर में भी जो बाहर का मतलब किडनी के अंदर भी जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो आपका कॉर्टेक्स हो गया, और उसके अंदर जो इनर पार्ट है ये आपका क्या हो गया? मेड्यूला हो गया, रीनल मेड्यूला। रीनल मतलब रिलेटेड टू किडनी, कनेक्टेड टू किडनी। अब इस रीजन, किडनी के इस रीजन के अंदर भी कौन कौन से पार्ट आपके कॉर्टेक्स में है, कौन कौन से मेड्यूला में है, वो एक बार देख लो। जैसे कि मेन जो पार्ट है आपके ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल, ये आपको मिलेंगे कॉर्टेक्स रीजन के अंदर, और लूप ऑफ हेनले जो है वो आपको मिलेगा मेड्यूला वाले रीजन के अंदर। इसके अलावा और भी पार्ट है जैसे कि पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर ये जो आपका बोमन्स कैप्सूल है और ये ग्लोमेरुलस है, इसके अंदर आपकी जो आती है एफरेंट आर्टियोल और एफरेंट आर्टियोल, ये भी आपको कॉर्टेक्स रीजन में मिलेंगे। नेफ्रॉन को समझेंगे ना हम दो तरीके से। एक बहुत सिंपल वर्जन है जिसके अंदर आपका ग्लोमेरुलस, बोमन कैप्सूल और लूप ऑफ हेनले, बस इन तीन का ही मेजर रोल है, जिसके अंदर आपका फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन, इन दोनों की मदद से ही पूरा मैक्सिमम जो फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन है वो आपकी क्लियर हो जाएगी और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन भी कवर हो जाएगा। और दूसरा जो है वो थोड़ा हम देखेंगे डिटेल में डाइव करके। वो जो खतरों के खिलाड़ी बच्चे हैं ना, जो चाहते हैं कि नहीं यार हमें सिंपल तो मज़ा नहीं आता, हमें तो पूरा डिटेल में देखना है, तो उनके लिए फिर पूरा एक बार डिटेल में जाएंगे, जिसमें हर एक पार्ट कवर करेंगे इन तीन के अलावा। पीसीटी, डीसीटी, एफरेंट, फिर आपके आयंस कैसे इधर से उधर रेगुलेट होते हैं, पीएच कैसे कंट्रोल कर रहा है किडनी, आयंस रेगुलेशन कैसे हो रही है, और किडनी के अंदर कैसे हाइपरटोनिक सोल्यूशन बन रहा है, कैसे वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, वो सारा डिटेल में भी हम जाएंगे, लेकिन बाद में, सिंपल करने के बाद। तो पहले सिंपल वर्जन समझो, फिर उसके बाद डिटेल में समझेंगे। और दोनों ही, सिंपल वाला भी और एडवांस वाला, दोनों ही सही है। अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हो सिंपल वाला तो कोई गलत नहीं कर सकता, सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी और आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा। वो तो हो गया सिर्फ आपके एग्ज़ाम में मार्क्स वगैरह लेकर आने के लिए, आंसर आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन एक समझने के पर्पज़ से कि एक्चुअल में पूरा डिटेल में कैसे काम कर रहा है नेफ्रॉन, किस तरीके से फिल्ट्रेशन हो रही है, पीएच कैसे रेगुलेट हो रहा है, वाटर कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वो समझने के पर्पज़ से फिर आप डिटेल वाला देख सकते हो। चाहे उसका फंक्शन सिंपल याद करो, चाहे उसका फंक्शन डिटेल में याद करो, नेफ्रॉन का डायग्राम तो आपको बनाना ही पड़ेगा। और नेफ्रॉन का डायग्राम ऐसा है कि जितनी बुक्स खोलोगे हर बुक में अलग आपको डायग्राम मिलेगा। किसी में सिंपल मिल जाएगा, किसी में कॉम्प्लिकेटेड सा मिलता है, इधर से उधर वेन्स, आर्टरीज आ रही है, समझ नहीं आता कैसे बनाए। तो मैं एक बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ नेफ्रॉन बनाने का, सही लगे तो अडॉप्ट कर लेना, वरना CUPUWI कुपुवी, बस इन्हीं को ही हमें अरेंज करना है सही तरीके से, और ये आपका नेफ्रॉन बन के तैयार हो जाएगा। कैसे, अब वो देखो, C बना उल्टा, उसके बाद U, और रखना सब कुछ कंटिन्यूएशन में। इसके बाद क्या बनेगा P, और उसके बाद U थोड़ा हम इस तरीके से बनाएंगे,
नीचे, क्योंकि यू से आप ध्यान रखना ट्यूब्यूल है तो यू आपका लंबा बनेगा, यू और फिर आपका क्या था डब्ल्यू, ये हो गया आपका डब्ल्यू और ये आई, बन गया नेफ्रॉन। ये 6 लेटर और ये अरेंजमेंट, बस ये ध्यान रखना। इसके अंदर जो हमें तारें लगानी है वो देख लो कैसे लगेंगी। बाकी तारें एक यहाँ से आएगी, इसको हम इस तरीके से बना देते हैं। ये बेसिकली जो यान होता है उनका गोला होता है, उस तरीके से आपको दिखाना है। एक तार जो अंदर आ रही है और एक जो इसमें से बाहर जा रही है। अब इसके बाद इस तार को हम निकालेंगे, शू लेस के होल होते हैं उसके अंदर हम शू लेस डालते हैं, तो उसी तरीके से इसके अंदर डालेंगे, उसको इसमें से निकालेंगे और इसमें से घुमा के बाहर कर देंगे। कैसे? ये हम ले गए इसको, इसके अंदर हमने डाला, हम फिर इसके अंदर डाला और इसमें से हमने घुमा के इसमें से यहाँ ले, और ये आपका नेफ्रॉन तैयार हो गया पूरा का पूरा। तो ये हमारा सिंपल वर्जन ऑफ नेफ्रॉन है। सिंपल वर्जन का मतलब है कि इसमें सिर्फ ना हमें बहुत ही कम पार्ट्स ध्यान रखने पड़ेंगे, जिनके हमें फंक्शन ध्यान रखने हैं, वो आपके सिर्फ 6 पार्ट्स हैं। रीनल आर्टरी, ग्लोमेरुलस, बोमन कैप्सूल, लूप ऑफ हैनली, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट एंड रीनल वेन। बस इन्हीं से ही आपका जो पूरा प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड है वो आपका हो जाएगा सिंपल वर्जन के अंदर। सबसे पहले रीनल आर्टरीज के ज़रिए आपका इम्प्योर ब्लड किडनी में एंटर करेगा। अब इम्प्योर ब्लड किडनी में एंटर कर रहा है और किडनी में कौन है? नेफ्रॉन। तो यानी अभी कहाँ आ चुका है? इम्प्योर ब्लड नेफ्रॉन के अंदर आ चुका है और सबसे पहले वो मिलेगा किसको? ग्लोमेरुलस को। ये जो आपको एंटेंगल नर्व्स दिख रही है, एंटेंगल वायर जैसा दिख रहा है, ये बेसिकली क्या है? ग्लोमेरुलस है। यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी और फिल्ट्रेशन यहाँ ना थोड़ी रिवर्स टाइप होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप टी को छानते हो, जब आप टी बनाते हो और टी को छानते हो तो छन्नी में से नीचे आपके पास टी आ जाती है जो कि आपका सही प्रोडक्ट होता है और ऊपर आपका सारा वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है जिसको आप क्या कर देते हो? डिस्कार्ड कर देते हो। तो इस सेंस में यहाँ पे रिवर्स हो रहा है। ये जो आपका छन्नी की तरह काम कर रहा है, इसके अंदर यहाँ पे जो आपका फिल्ट्रेट आएगा, यहाँ पे जो आपका फिल्ट्रेट आएगा, ये क्या चीज़ है आपकी? बोमन्स कैप्सूल। यहाँ पे जो आपका फिल्ट्रेट आएगा वो सारा का सारा क्या है? आपका बेकार है। बेकार इन द सेंस उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है? यूरिया, सॉल्ट, वाटर, आयंस, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ये सब जो है इसमें से पास हो जाते हैं ग्लोमेरुलस में से और कलेक्ट हो जाते हैं बोमस कैप्सूल में। क्या पास नहीं हो पाता? वो है आपके ब्लड सेल्स और प्रोटीन। क्योंकि इनका साइज़ जो है वो बड़ा होता है, ये बिगर होते हैं, इसलिए ये इस ट्यूब के अंदर रह जाते हैं, इसी ट्यूब के अंदर, और यहाँ से रीनल वेन के थ्रू वापस से बॉडी के अंदर चले जाते हैं। अब जो बोमन कैप्सूल में कलेक्ट हो चुका है ये फिल्ट्रेट सारा, ये आपका इस ट्यूब्यूल के अंदर जाएगा। ये आपका क्या है? ट्यूब्यूल। और ट्यूब्यूल के अंदर भी जो मेन आपको ध्यान रखना है वो है आपका लूप ऑफ हैनले। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हुआ फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेट आपका कलेक्ट हुआ बोमन कैप्सूल के अंदर, बोमन कैप्सूल से ये आपका ट्यूब्यूल के अंदर जाएगा और ट्यूब्यूल का जो पार्ट है लूप ऑफ हैनले, यानी जो नीचे वाला पार्ट होता है, इसके अंदर आएगा और यहाँ पर आपके पास होगी क्या? रीएब्जॉर्प्शन। यहाँ पे हुई फिल्ट्रेशन और यहाँ पे क्या होगी? आपकी रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन किस चीज़ की? तो रीएब्जॉर्प्शन होगी आपकी अमीनो एसिड्स की, ग्लूकोज की, कुछ एसेंशियल सॉल्ट जो आपके नेफ्रॉन के अंदर आ गए हैं, फिल्ट्रेट के अंदर आ गए हैं जो नहीं आने चाहिए थे, और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर का। हाँ जी, वाटर भी यहाँ पे आपका रीअब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि अगर सारा ही वाटर आपकी बॉडी से रिलीज़ हो जाएगा तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी। इसलिए आप चाहे दिन में कितना ही पानी पियो, यूरिनेशन इतना नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आपने 2 लीटर पानी पिया तो 2 लीटर ही आप बाथरूम में सारा बहा दोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए, सारा पानी नहीं जाता। इसलिए जो आपका ये ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हैनली वाला पार्ट, इसके अंदर आपका दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन होती है। किन चीज़ों की रीअब्जॉर्प्शन होती है वो आपको ध्यान रखना है? अमीनो एसिड, ग्लूकोज, एसेंशियल सॉल्ट और एक्सेस वाटर, कुछ आयंस भी। हाँ, तो ये सारे जो हैं आपके दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो बचा क्या? सब तो रीअब्जॉर्ब हो गया जी, बचता क्या है आपका? यूरिया, कुछ सॉल्ट जो कि बॉडी को नहीं चाहिए थे, और वाटर, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर रह जाता है। और यही तीनों चीज़ें मिला के आपका क्या बन रही है? आपका यूरिन। तो यहाँ पे आपका यूरिन का फॉर्मेशन हो चुका है। अब ये आपका यूरिन जो है यहाँ पे जाएगा यूरिन कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ये डक्ट जो है, जैसे ये आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो, और नेफ्रॉन से जुड़ा होता है। तो डक्ट किससे कनेक्टेड था? डक्ट कनेक्टेड था आपका इससे, यूरेटर से कनेक्टेड होगा। यूरेटर के अंदर आपका यूरिन आएगा, फिर ब्लैडर में स्टोर रहेगा, ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा से आपका पास आउट हो जाएगा। ये था आपका नेफ्रॉन, बहुत ही सिंपल वर्जन है इसका।
सिंपल वर्जन में भी आपको जो मेन ध्यान रखनी है वो 3 चीज़ें हैं। ग्लोमेरुलस जहाँ पे सारी फिल्ट्रेशन होगी, फिल्ट्रेट सारा आपका इकट्ठा होगा बोमन्स कैप्सूल के अंदर। क्या क्या इकट्ठा होगा बोमन कैप्सूल के अंदर? ये चीज़ें हैं, यूरिया, सॉल्ट, वाटर, आयंस, अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज। फिर बोमन्स कैप्सूल से ये आपका ट्यूब्यूल के अंदर जाएगा। ये आपका ट्यूब्यूल है, यू शेप सारा। ट्यूब्यूल के अंदर जो आपका पार्ट है लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे आपकी होगी रीएब्जॉर्प्शन। किस चीज़ की रीएब्जॉर्प्शन? अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट एंड कुछ आयंस की। बचेगा क्या? लेफ्ट आउट क्या हो जाएगा आपका? यूरिया, सॉल्ट एंड वाटर। ये आपके क्या है? लेफ्ट आउट हो जाएगा। और ये आपका इकट्ठा होगा कहाँ पे? यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर एंड ब्लैडर से देन पास आउट। क्लियर है नेफ्रॉन का फंक्शन? तो अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट इज नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, कैसे काम करता है, फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन में आपको ये 3 चीज़ें बतानी है। ग्लोमेरुलस, बोमन कैप्सूल एंड लूप ऑफ हेनले, फिल्ट्रेशन एंड रीअब्सॉर्प्शन। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ यूरिन अगर पूछते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन भी आपका यही रहेगा। क्या क्या चीज़ें नेफ्रॉन में आपकी रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं बॉडी के अंदर? अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट, वाटर एंड आयंस, ये आपकी बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। इम्प्योर ब्लड कौन लेकर आ रहा है नेफ्रॉन में? रीनल आर्टरी। प्योर होने के बाद ब्लड कहाँ जा रहा है आपका? रीनल वेन के अंदर। अब यहाँ अच्छा हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे जो आपकी रीअब्सॉर्प्शन हुई है ना, रीअब्सॉर्प्शन के जो भी मटेरियल है वो सारा इसी ट्यूब के अंदर, रीनल वेन के अंदर से ही वापस से ब्लड के अंदर जाएगा आपका। तो इस पार्ट में हमने क्या क्या साइंस सिंप्लीफाई किया? सबसे पहले एक्सक्रीशन, उसकी डेफिनेशन। सेकंड मेटाबॉलिक, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक प्रोसेसेस। थर्ड आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, पूरा उसके पार्ट्स और उनकी फंक्शनिंग। एंड फोर्थ नेफ्रॉन, उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन, लेकिन सिंपल वाला। अब क्या क्या टॉपिक रह गए? सबसे पहले आपका नेफ्रॉन जो हमें पूरा डिटेल में देखना है। सेकंड आपका हीमोडायलिसिस एंड थर्ड आपका एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ये सारा हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक ये पूरा अच्छे से समझो, रिवाइज करो और डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो, खास तौर से नेफ्रॉन की। सो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्ते जी।